जय हिंद साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 to 12 हम लोग कवर करेंगे और उसके तहत कई टॉपिक हमने कवर भी कर लिया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। तो क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 5 आज करेंगे और सेशन के अंत में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। और तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल के जितने भी परिमंडल हैं सभी के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और प्रमुख परिमंडल कह रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और जीवन के लिए जो जो चीज़ आवश्यक चाहिए जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब जरूरी है जीवन के लिए, ये सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों पाए जाता है। पृथ्वी की सतह पे तीनों पाया जाता है। भूमंडल के बारे में जानिए। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं और यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है जिसमें जीवन मतलब जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो मिट्टी है उसी में जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं, जितना भी अनाज भी उपजाते हैं सब मिट्टी में ही उपजाते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व होता है जिससे अनाज उपज पाता है और वही अनाज उपज पाता है। जीव जंतु भी खाते हैं और जीव जंतु से मिला आहार भी हम लोग खाते हैं और कितना जीव को भी हम लोग खाते हैं और जीव से मिला आहार भी खाते हैं। और जो मिट्टी में जो पादप उगते हैं उसके उपयोग भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे जो मिट्टी की पतली परत है वही भोजन देता है जीवों को पृथ्वी पे। अच्छा, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहेंगे और जलाशय को महासागरीय बेसिन कहेंगे। मतलब महासागर बोलेंगे या महासागरीय बेसिन भी कहा जा सकता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे चल के मैप से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है, मतलब मेरियाना गर्त है। मतलब विश्व का सबसे गहरा भाग है जो मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। मतलब ये भी कहेंगे कि पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो 11,022 मीटर है और वह प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों मिलकर चढ़े थे सबसे पहले। अच्छा, और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका ऊंचाई हो गया 8,850 मीटर। पहले 48 था लेकिन अब 2 मीटर बढ़ा है क्योंकि अभी इसका ऊंचाई बढ़ ही रहा है। प्लेट टेक्टोनिक उस समय महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह सब हम लोग पढ़े थे, उसमें इसका चर्चा किए थे कि टेथी सागर के जगह पे ये बना है माउंट हिमालय पर्वत और उसका सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। वही अभी निरंतर बढ़ ही रहा है और बढ़ते बढ़ते कुछ दिन पहले हम लोग जब छोटा थे तो याद करते थे 8,848 मीटर और 2 मीटर अब पढ़ रहे हैं कि इसमें 2 मीटर का इजाफा हो चुका है दोस्तों। अच्छा, आगे तीसरा पॉइंट, जापान के जुको तोबेई विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वो 1975 की बात है। 1953 में ये चढ़े थे ये दोनों मिलके और जापान के जुको तोबेई थे ये 1975 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। और भारत की बचेंद्री पाल पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था 1984 में। अच्छा, महाद्वीप और पृथ्वी। अच्छा, महाद्वीप कह रहा है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं
और 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर, यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब कि जल इसको विभाजन का काम करता है, महाद्वीपों का विभाजन जल राशि के द्वारा हुआ है। आगे मैप में उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, महाद्वीप के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए मैप लाते हैं बगल में, तब ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे मैप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, एशिया यहाँ पे ये पूरा देख रहे हैं, ये एशिया है। पूरा एशिया का भाग हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए, ये है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल का जितना पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। और उत्तरी गोलार्ध में, जैसे पृथ्वी की जितना क्षेत्रफल के महाद्वीप है, उसका 1/3 में अकेले एशिया है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं यहाँ पे हैं। तब और तो ये विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री है अक्षांश। तो 0 डिग्री से नॉर्थ में ही है, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मतलब एशिया है जो पूर्ण रूप से, तो नहीं यहाँ पे ऐसे, तो ये भी जो भाग है ये जिसपे विषुवत रेखा जहाँ से गुजर रही है, यह इंडोनेशिया का भाग है। ये भी ऐसे एशिया में ही आता है, लेकिन एशिया का अधिकांश भाग उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अच्छा, और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के तो बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा देखिए यहाँ पे ये वाला गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, और एशिया के पश्चिम में यहाँ पे देखिए कर एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, तो यहाँ पे यूराल पर्वत है यहाँ पे। तो एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वही यूरोप से अलग करता है एशिया को। और अगर एशिया, ये पूरा एशिया हो गया, ये पूरा एशिया, इधर यूरोप, पूरा पूर्ण रूप से एशिया यूरोप के सम्मिलित रूप से नाम बोला जाए तो ये कहलाएगा यूरेशिया। क्या कहलाएगा दोस्तों, यूरेशिया। और ये अकेले है, इसको क्या बोलेंगे, अकेले है, तो ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, यूरोप हो गया, ये इधर एशिया हो गया दोस्तों। ठीक है, एशिया हो गया। आगे बढ़ेंगे, मतलब कि जो रसिया है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूरोप में भी है, एशिया में, दोनों पार्ट है रसिया का, दोनों महादेश में ये इसका पार्ट है। अच्छा, अफ्रीका के बारे में जानिए। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, देख भी सकते हैं कि सबसे बड़ा ये एशिया हो गया, दूसरे नाम पे ये अफ्रीका है।
विषुवत रेखा इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा इसके लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है विषुवत रेखा दोस्तों। अच्छा, और इससे यह एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा होंगे बीच में, ये मकर रेखा, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर पूछे एशिया से कौन कौन से, तो एशिया से कर्क रेखा गुजरती हैं और विषुवत रेखा कुछ भाग गुजरती हैं यहाँ से एशिया से, लेकिन अफ्रीका में तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अच्छा, और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी भी अफ्रीका से ही गुजरती है। विश्व में देखिए यहाँ पे मैप्स के द्वारा, यहाँ पे है सहारा, सहारा मरुस्थल यहाँ पे हो गया सबसे बड़ा मरुस्थल, और कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से ही गुजरती है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ पे गिर जाती है नील नदी, सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी सिर्फ दे, लंबी ना खाली कहे बड़ी कहे, तो आप लोग अमेज़न लगाइएगा, और चौड़ी नदी भी कहेगा तो अमेज़न लगाइएगा। सबसे ज़्यादा पानी लेके भी यही बहती है अमेज़न नदी। अच्छा, यूरोप या कह रहा यूरोप या महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप, अभी हम लोगों ने देखा यूरोप है जो एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरती है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक रेखा देखिए, आर्कटिक रेखा यहाँ से होके गुजरती है, देखिए यहाँ से होके आर्कटिक रेखा गुजरती है, और यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल, इधर भी जल, और ई पार्ट देख रहे हैं इधर भी जल है, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप। अच्छा, उत्तर अमेरिका क्या बात कर लेते हैं। उत्तर अमेरिका महादेश, क्या इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए उत्तर अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अमेरिका से एक संकरी रास्ता से जुड़ा है, और दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर से विभाजित है। देखिए कह रहा है कि विश्व का पहला नंबर पे सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे ये अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे बड़ा में कौन आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका महादेश। तो उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये है जब पनामा नहर से, देखिए यहाँ पे पनामा नहर है, तो पनामा नहर से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, मतलब पनामा नहर इन दोनों के अलग भी करता है कहेंगे तो। अच्छा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। अच्छा, आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है क्योंकि ये भूमध्य रेखा हो गया, तो इसका अधिकांश भाग तो दक्षिण में ही हुआ, तो अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में है। अच्छा, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए यहाँ पे जूम करके हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं चिल्ली, यहाँ पे ऐसे ही एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे हो गया। और कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। यहाँ पे अमेजन नदी, विश्व की सबसे लंबी अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ही बहती है, और विशेष रूप से ब्राज़ील में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेजन का जंगल भी यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी अलग से समझाया है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में हम लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश में
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, और यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ से महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। और इसको कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि खुद द्वीप की तरह है, इसलिए इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं आप, अंटार्कटिका। तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूर्ण रूप से। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ऐसे जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव तो यहाँ पे है, तो ये जब गोल राउंड करेंगे इसको पूरा राउंड करेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा जिसके बीचों बीच में होगा। मतलब कह सकते हैं कि अंटार्कटिका के एकदम मध्य में है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव। यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। मोटा बर्फ की परत से ही ढका रहता है। यहाँ कोई भी अस्थायी मानव निवास नहीं करता। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक लोग जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से वहाँ कोई नहीं रहता है। कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरता है, क्योंकि वहाँ ऐसा कैंप वगैरह लगाया गया है और अनुकूल जो रहने का अनुकूल बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे अस्थायी रूप से लोग नहीं रहता। कुछ खास अपना मिशन के लिए जाते हैं, अनुसंधान के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे हैं, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये अंटार्कटिका में दो शोध संस्थान है भारत के, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री दो शोध संस्थान है अंटार्कटिका में भारत के। जलमंडल, जलमंडल क्यों कहते हैं? पृथ्वी को, और बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, जलमंडल, जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल, मतलब 71%, मतलब 3 हिस्सा समझिए राउंड फिगर में कि 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा स्थल है। मतलब 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जैसे नदी, झील, हिम नदी, नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल, जलवाष्प, सभी चीज़ें यहाँ पे, मतलब पानी के सभी स्रोत पाया जाता है, जो सम्मिलित रूप से जलमंडल कहलाता है। अच्छा, आगे देखिए। महासागरों में आंकड़ा देखिएगा, बहुत ही चौंकाने वाला मिलेगा आपको। महासागरों में 97% भाग खारा जल पाया जाता है। मतलब विश्व में जितना भी जल का स्रोत से जितना भी जल प्राप्त है, जल है, उसमें 97% सिर्फ महासागर में है और सभी बेकार है, मतलब खारा है। यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं ला सकता इसको। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के परत और हिमनद और भूमि का जल के रूप में पाया जाता है। बहुत बड़ा भाग बर्फ के परत के रूप में, हिमनदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जितना भी ओशियन है सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और सभी ओशियन एक दूसरे से, देखिए पानी से जुड़ा हुआ ही है। देखिए सभी अपने, देखिए सभी पानी से जुड़ा हुआ ही है ना, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ, जैसे महासागर है कि जल है ना, हमेशा गति में ही रहता है। सब अपना इधर से कोई इधर से ऐसे गति करता ही रहता है, लेकिन शांत नहीं। तो महासागर के जल शांत, ऊपर दिखता है शांत, लेकिन अंदर से गतिशील रहता है। अच्छा, अगर तट की बात अलग है, तट में नहीं, तट में भी तो गतिशील रहता ही है थोड़ा बहुत, जैसे ज्वार भाटा के रूप में
छोटा छोटा ज्वार आता है। और जैसे तट समुद्र तट के किनारे आप समुद्र तट पर आप रहिएगा तो देखिएगा कि पानी अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा फिर बाहर जाएगा, तो एक तरह से गतिशील ही हुआ, तो पानी यहाँ पे गतिशील होता है। अच्छा, और महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ होती हैं, तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। ये तीनों रूप से गतियाँ करती है महासागर। महासागर के बारे में एक एक करके हम लोग अब महासागर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, सॉरी हाँ, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इसके पीछे जाइएगा तो साउथ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए साउथ पैसिफिक ओशियन यहाँ पर भी दिखाया गया है एकदम पूरा। इसके पीछे भी जाएगा तो पैसिफिक ओशियन, मतलब बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है पैसिफिक ओशियन। और यहीं पे पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में भी ही है। यहाँ पे सबसे यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच। अच्छा, और क्या है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है ना। जैसे एशिया का भाग ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सभी इसके किनारे में फैला हुआ है, सभी किनारे में इसके प्रशांत महासागर के। अच्छा, अटलांटिक महासागर के बारे में जान लीजिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है अटलांटिक महासागर। ये जो देख रहे हैं ये आकार बना रहे हैं हम जो, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे देखिए पश्चिम किनारे पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। अच्छा, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। देखिए पूर्वी किनारे पर इधर यूरोप हो गया या अफ्रीका हो गया, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका, अटलांटिक के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखिए इसका ये ऐसा बनावट ही है कि इधर इसके किनारे किनारे ऐसा बनावट ही है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब अनुकूल हो जाता है पोताश्रय के लिए, मतलब कि पतन बोल सकते हैं जिसको, बोल सकते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह के लिए इतना अच्छा मतलब यहाँ पे एक स्थितियाँ बन जाती हैं कि इसके किनारे बहुत सारा पतन है। इतना पतन के कारण मतलब कि बंदरगाह के कारण इतना ज़्यादा ट्रेड इधर से होता है कि ये देश काफ़ी अमीर, इधर के देश, इसके किनारे के देश सभी काफ़ी अमीर हैं, क्योंकि ट्रेड वगैरह जब पानी से होता है तो सस्ता होता है, स्थल की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है और आसान भी होता है, इसलिए यहाँ के देश काफ़ी अमीर भी हैं। अच्छा, ये भी रीजन है, अमीर का रीजन और भी है, लेकिन ये भी एक खास रीजन है इस देशों का। अच्छा, हिंद महासागर के बारे में समझिए। हिंद महासागर जो है, जूम करके बड़ा करते हैं, हिंद महासागर, हाँ, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए यही है इंडियन ओशियन, जो देख रहे हैं सब यही इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन ये हो गया। तो एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर, मैंने भारत के नाम पर है, इंडिया के नाम पे है, इंडियन ओशियन। अच्छा, और कह रहा है कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। देखिए इसका आकार है त्रिभुजाकार, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया हो गया, इधर एशिया, और पश्चिम में अफ्रीका, पूरब में ऑस्ट्रेलिया, 3 महादेश से घिरा हुआ है। अच्छा, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महादेश ये जो हो गया नीचे हम लोग देख रहे हैं, इसको दक्षिणी महासागर चारों तरफ से
घेरता है कौन? दक्षिणी महासागर। यहाँ महासागर है, ये महासागर के यहाँ पे नाम है दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री पर अक्षांश पे फैला हुआ है। ये जो है 60 डिग्री अक्षांश पे, ये जो देख रहे हैं लाइन, इस 60 डिग्री अक्षांश, इस 60 डिग्री अक्षांश पे फैला हुआ है। 60 डिग्री अक्षांश पे फैला हुआ है कौन? दक्षिणी महासागर। अच्छा आगे देखिए, आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर के बारे में जानिए, इसके बारे में कह रहा है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है ये वाला, इसको वृत्त के रूप में पार दीजिए, उधर भी जाएगा, गोल राउंड रहेगा था, तो यही कहलाता है आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक महासागर भी यहाँ पे है। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है या उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ पे चारों उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है या प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरीय भाग से जुड़ा हुआ है और जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बेरिंग जल संधि को देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिखाए, इधर जैसे देखिए यहाँ पे, यह अलास्का के इधर बेरिंग जल संधि इधर हो जाएगा, उधर रसिया वाला हो जाता है, इधर ये वाला अमेरिका के, ये अलास्का वाला क्षेत्र हो जाता है बेरिंग जल संधि। आगे देखिए, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। वायुमंडल के बारे में पढ़िए। अब तो इसको मैप का भी हटा देते हैं। वायुमंडल के बारे में पढ़िए। तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरा हुआ है, तो जानते हैं हम लोग, आज इसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हम लोग को बचाता है। वायुमंडल अगर नहीं रहता तो सूर्य से हानिकारक किरणें हमारी तरफ भी यहाँ तक के पहुँच जाती है, लेकिन वायुमंडल है और यहीं पे ओजोन है, ओजोन परत है, ओजोन परत ही से छान लेती है पराबैंगनी किरणों को, हम तक आने नहीं देती है सब, क्योंकि वो हानिकारक किरणें होती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। दोस्तों वायुमंडल को, ये इसका नाम है सभी का क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये एक सीरीज में है, शुरू से सबसे नीचे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, वो हो गया क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जाइएगा तो समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहर में बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः आयतन के अनुसार नाइट्रोजन, देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.093% और बाकी गैस जो बचा जो 0.04% है। अतः सबसे अधिक संख्या में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 3 को याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी याद रखिएगा 0.03%। जब ऑक्सीजन सांस लेने में आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है और पेड़ पौधे के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आगे देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व भी भिन्नता आती है। देखिए ऐसे तो नाइट्रोजन तो पेड़ पौधा के लिए आवश्यक है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन भी आवश्यक है पेड़ पौधों के लिए। चलिए आगे देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊंचा उड़ते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे ऊंचा में, तो घनत्व में भिन्नता आएगी। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी मतलब वायुमंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो समुद्र तल पर होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, तेजी के साथ यह वायुमंडलीय घनत्व तेजी के साथ घटते जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा होता है घनत्व। आगे देखिए, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान भी घटेगा। दोस्तों
जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटते जाता है, और तापमान घटेगा तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो जानते हैं हम लोग, वायुमंडल पृथ्वी पे दबाव डालता है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आप जीव मंडल के बारे में पढ़िए। जीव मंडल ही लास्ट है आज का, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सीमित भाग है जीव मंडल। इसके बीच है, इन तीनों के बीच में है जीव मंडल। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीव मंडल में ही जीवन मौजूद है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में इसको बांटा गया है। जीव मंडल को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते ही हैं। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे क्लास समाप्त हुआ। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग। अब आप इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसे आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग को आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, जलवाष्प या उपरोक्त में से सभी को। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए, आंसर बताइए इसका। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी परिमंडल शामिल हैं? जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थल मंडल एवं जल मंडल, कि जल मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। सबसे ऊंचा शिखर बताइए दोस्तों। तो आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? सही आंसर दीजिए। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, जिसका नाम क्या था? मेरियाना ट्रेंच। 11,000 इसका लगभग में इसका क्या था? गहराई था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का, अच्छा ये तो हो गया। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार इसको सजाना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अच्छा चलिए इसको पढ़िए, 5 सेकंड का समय लीजिए, इसका आंसर दीजिए सही में। इसका आकार का अनुसार सजाना है दोस्तों, सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक। तो 5 सेकंड समाप्त हुआ। तो सही आंसर इसका देते हैं हम। सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, तो देखिए एशिया सब में है। अच्छा, उसके बाद अफ्रीका है, तो अफ्रीका देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, यानी सही आंसर यहाँ पे सी हो गया, क्योंकि यूरोप का रहा है, यहाँ पे ही छट गया, ये तीनों खत्म हो गया। सही आंसर सी हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत, यूराल नदी और कॉकेसस पर्वत। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर इसका देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों है यहाँ पे।
दोनों विभाजन का काम करते हैं एशिया यूरोप के बीच में। आगे जाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरता है वहां से? तो बताइए, इसका 5 सेकंड का समय लीजिए। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों गुजरता है। आगे, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम बताइए, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? बताइए, दोनों महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? वहाँ पे एक नहर भी है, आपको हिंट दे देते हैं, बताइए। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। पनामा। पनामा देश भी है और वहाँ एक नहर है, पनामा नहर। यही उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलने का काम यही होता है, मैंने यही दोनों का ज्वाइंट करती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैला है। तीसरा कह रहा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन बहती है। तो बताइए, इसमें से कौन सा सत्य है? आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है, लेकिन एक गलत है। आगे चलते हम लोग। बताइए कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? अभी हम लोग मैंने चर्चा किया था। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते थे क्योंकि यह द्वीप की तरह है, चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सत्य है? इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। दूसरा है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तीसरा है, यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो बताइए, सत्य कौन कौन से हैं ऑप्शन के अनुसार? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे 1 गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों 1 और 3 सही है। 13 नंबर देखिए। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे कूट के रूप में है, इसको आप लोग बनाइए। सबसे बड़ा से सबसे छोटा में दर्शाया गया है, तो सबसे बड़ा बताइए और सबसे छोटा में ऐसे अपना सजाइए। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। तो हम लोग सजाते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नाम पे क्या बोले थे? दूसरे नाम पे बोले थे अटलांटिक महासागर। तीसरा नंबर पे हो जाएगा अपना हिंद महासागर, और चौथा नंबर पे हो जाएगा दक्षिण सागर, पांचवा नंबर पे आर्कटिक महासागर। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले ये पहले नंबर पे देखिए सभी में है। दूसरे नंबर पे ये तीसरा कहाँ पे है? ये 3 गो में है, 3 गो में से कोई होगा। फिर तीसरे नंबर पे इसमें है हिंद महासागर। फिर बताइए 2 कौन में है? ये दोनों में से कोई होगा। अच्छा, अब इसके बाद 4 नंबर में है, 4 में 4 ही है, 4 में 4 ही है। तो 4 नंबर में 4, मतलब ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। और तीसरा है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो बताइए वो कौन सा महादेश होगा? 3 को विशेषता यहाँ पे बता दिया, तब हिसाब से बताइए महादेश का नाम। बताइए दोस्तों। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। आप सभी का अधिकतर का ही सही हुआ होगा, आशा करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति का रखता है। कारण है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधे और चौड़े हैं। तो बताइए इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल गया दोस्तों कथन कारण के रूप में, तो इससे फायदा होगा आप लोग को। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। अच्छा, 16 नंबर में चलते हैं। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर। तो चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर है, जो एस के आकार का था। इधर उत्तरी अमेरिका, फिर इधर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप था यहाँ पे, फिर कुछ अफ्रीका का भी भाग था, यहाँ पे अफ्रीका महादेश भी था। यहाँ पे विकसित देश, यहाँ पे सब विकसित देश थे। इधर भी काफ़ी विकसित देश था। अफ्रीका ही थोड़ा गरीब, यहाँ पे थोड़ा गरीब, क्या सबसे गरीब अफ्रीका भी इसी किनारे है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में आता है? बताइए मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में चर्चा थोड़ा बहुत चला था, इसीलिए आपको ये हेल्पफुल हो रहा है कि जो भी छूटा हुआ है उसको भी कवर यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल और आयन मंडल। ये दोनों के बीच के मंडल को बोला जाता है मध्य मंडल। 18 नंबर में चलिए दोस्तों। तो एक कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। तो कह रहे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सही प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा ही, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आपके पास पहुंच जाए। और अपने स्टेटस में भी मेरे वीडियो को लगा सकते हैं, यही काफ़ी मेरे लिए होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अगर संभव हो तो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो ही। इसी के साथ अपना क्लास को हम समाप्त करते हैं दोस्तों, जब तक के लिए। कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं साइंस सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है।